हेलो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग वृत्ताकार गति और केपलर के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वृत्ताकार गति क्या होती है दोस्तों? वृत्ताकार पथ पर किसी भी पिंड की गति को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति या फिर वृत्ताकार गति कहते हैं। वृत्ताकार पथ पर किसी पिंड की गति को वृत्तीय गति और वृत्ताकार गति कहते हैं। अगर वृत्त में घूमने की रफ्तार या फिर स्पीड या फिर हम लोग कह सकते हैं वेग अगर समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक समान वृत्ताकार गति। इसके लिए वेग का फॉर्मूला क्या होता है? इसके वेग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2π/t। कैसे 2π/t? यहाँ पर तय की गई दूरी किसके समान होगी दोस्तों? तय की गई दूरी वृत्त की परिधि के समान होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2π। और समय को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? t से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2π/t। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्येक गति के लिए बल की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगर आपको अपने सामने रखे हुए मेज़ को गतिमान करना है, ठीक है, गति देनी है, तो उसके ऊपर आपको क्या प्रयुक्त करना पड़ेगा? बल प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रत्येक गति के लिए बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो हम लोग वृत्ताकार गति के मामले में देखते हैं यहाँ पर कौन सा बल उपयोग में लाया जाता है या फिर कौन सा बल होता है। तो वृत्ताकार गति के लिए जिम्मेदार बल, तो वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्रीय बल जिम्मेदार होता है। ठीक है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों? अभी हम लोग देखेंगे। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है। इसका एक उल्टा फोर्स भी यहाँ पर प्रयुक्त होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशा में बल प्रयुक्त होता है। इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो समान होता है, जो कि होता है mv²/r। F = mv²/r इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने वृत्ताकार गति के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे केपलर के नियम के बारे में। प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है, परंतु गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण केवल आंखों से किए जाते थे। ठीक है। गैलीलियो के आने के बाद क्या हुआ? दूरबीन का आविष्कार हुआ और लोग दूरबीन से इनका निरीक्षण करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी तक ग्रहों की स्थिति और गति विषयक बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई। ठीक है। उसके बाद योहान्स केपलर नामक एक वैज्ञानिक ने संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। जो भी जानकारी उस समय उपलब्ध थी उन जानकारियों का अध्ययन किया और उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ग्रहों की गति के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं और उन्होंने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है। आज हम लोग उन्हीं 3 नियमों को पढ़ेंगे। तो नियमों को पढ़ने से पहले दीर्घवृत्त के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। दीर्घवृत्त का क्या अर्थ होता है? किसी शंकु को किसी प्रतल द्वारा तिरछा प्रतिच्छेदन करने पर तैयार होने वाली आकृति को दीर्घवृत्त कहते हैं। हम लोग अगर किसी शंकु को तिरछा काटते हैं तो उसका जो प्रतलीय आकृति हम लोगों को प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त कहते हैं। ठीक है। दीर्घवृत्त कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। दीर्घवृत्त कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। और दीर्घवृत्त की एक महत्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिए। इसके 2 नाभि बिंदु होते हैं। नाभि बिंदु मतलब केंद्र जैसा होता है वो। ठीक है। यहाँ इस मामले में F1 और F2 यहाँ पर नाभि बिंदु हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं केपलर के नियम के साथ। ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रह की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा की 2 नाभियाँ हो सकती है। ठीक है। तो सूर्य उसकी किसी एक नाभि पर स्थित होता है। ठीक है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है। ठीक है। सूर्य उसके एक नाभि पर स्थित होता है। ग्रह की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के नाभि पर स्थित होता है। ठीक है। इसको याद कर लो दोस्तों, ये एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद केपलर का दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं दोस्तों। अब S पर क्या है? सूर्य है। A पर क्या है? ग्रह है। ठीक है। ये क्या हो गई? ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा SA हो गई। ठीक है दोस्तों। अब ये जो रेखा है, ठीक है, ये आगे चलकर कहाँ पर पहुँच गई? SB पर। A से B पर जाने के लिए इसे 5 दिन लगा। ठीक है। तो अगर उसे C से D में भी जाने के लिए 5 दिन लगता है और E से F पे भी जाने के लिए 5 ही दिन लगते हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो एक है, जो क्षेत्रफल, जो नीले नीले क्षेत्रफल है तीनों, 1 2 3, तीनों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है दोस्तों। इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि ग्रह की जो चलने की स्पीड होती है, चलने का वेग होता है, वो हमेशा बदलते रहता है। देखिए,
जब वो सूर्य के पास में होता है तो उसका वेग ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा दूरी तय करता है, ठीक है। पर जैसे जैसे वो दूर जाता है उसका वेग क्या होते जाता है, कम होते जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ जाते हैं। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग। आवर्तकाल का अर्थ होता है किसी भी ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, तो ठीक है। आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। इसे हम लोग थोड़ा गणित की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यदि ग्रह का आवर्तकाल यह टी हो और सूर्य से उसकी औसत दूरी का अंतर आर हो, ठीक है, वो कुछ हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। और अगर हम लोगों को समानुपात का चिन्ह हटाना है और बराबर का लगाना है तो वहाँ पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एक स्थिरांक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब है वहाँ पर गुणे में है, हम लोग टी स्क्वायर के पास लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ठीक है। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जो कि हमारा स्थिरांक है। मतलब टी स्क्वायर बटे आर क्यूब का मान क्या होगा, हमेशा सेम होगा, समान होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।